नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गरीब का प्यार। गांव के किनारे पर बनी फैक्ट्री की चिमनी से धुआं उठता था जो दूर तक हवा में फैल जाता था। अनिरुद्ध वहां काम करता था। सुबह से शाम तक मशीनों की खटपट के बीच हाथों में तेल और ग्रीस लगाए, माथे पर पसीने की लकीरें लिए उसकी जिंदगी मेहनत से बंधी थी। फैक्ट्री में वो सबसे तेज था, लोहे की छड़ें ढोता, मशीनों को ठीक करता और हर काम को वक्त से पहले निपटा देता। मालिक उसे पसंद करते थे, पर उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर चलाने और कर्ज चुकाने में चला जाता था। उसकी छोटी बहन राधा की शादी पिछले साल हुई थी। ढोल नगाड़ों के साथ विदाई हुई थी, पर कर्ज का बोझ अनिरुद्ध के कंधों पर आ टिका। हर महीने वो ओवरटाइम करता, रात की शिफ्ट में मशीनों के साथ जूझता ताकि कर्ज की किश्तें चुक सके। थकान उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, पर उसकी आंखों में एक जिद थी, अपनों को सुख देने की, जिंदगी को बेहतर बनाने की। फैक्ट्री से लौटते वक्त वो अक्सर नदी किनारे रुकता। वहां की शांति उसे अपने भीतर की उथल पुथल से दूर ले जाती थी। नदी का पानी चुपचाप बहता और किनारे पर बरगद का पुराना पेड़ अपनी छाव बिखेरता। एक दिन वो वहां पहुंचा तो कुछ अलग सा लगा। पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी, हाथ में किताब लिए, चेहरे पर हल्की सी उदासी। वो थी मधुरिमा। शहर से आई थी, अपने नाना के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने। उसके कपड़े सादे थे, पर चाल में एक नजाकत थी जो गांव की मिट्टी से जुदा लगती थी। अनिरुद्ध की नजर उस पर पड़ी। वो ठिठक गया। मधुरिमा ने उसे देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें किताब पर लौट गई। अनिरुद्ध आगे बढ़ गया, पर मन में एक सवाल उठा, ये कौन है? अगले दिन वो फिर वहां थी। इस बार उसके साथ एक छोटी लड़की थी, उसकी बहन जो गांव में रहती थी। दोनों कुछ बातें कर रही थी। अनिरुद्ध पास से गुजरा तो छोटी लड़की ने उसे देखकर हाथ हिलाया। वो गांव की थी, अनिरुद्ध को जानती थी। उसने मधुरिमा से कुछ कहा और मधुरिमा ने नजर उठाकर अनिरुद्ध को देखा। इस बार उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। अनिरुद्ध ने हल्का सा सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। उसे लगा कि शायद ये शहर वाली लड़की उसे अजीब समझ रही होगी। गंदे कपड़े, थका हुआ चेहरा, मेहनत की छाप लिए, पर मधुरिमा के मन में कुछ और चल रहा था। उसे अनिरुद्ध की सादगी में एक ईमानदारी दिखी जो शहर की चकाचौंध में कभी नहीं मिली थी। कुछ दिन बाद फैक्ट्री में छुट्टी थी। अनिरुद्ध सुबह सुबह नदी किनारे गया। वहां मधुरिमा फिर दिखी, इस बार अकेली नहीं। उसकी छोटी बहन राधा उसके साथ थी। राधा अब शादीशुदा थी, पर अपने ससुराल से कुछ दिन के लिए मायके आई थी। वो मधुरिमा से मिलने आई थी क्योंकि नाना के घर उसकी सास की रिश्तेदारी थी। दोनों नदी किनारे कपड़े धो रही थी। राधा ने अनिरुद्ध को देखा और जोर से पुकारा, भैया, ओ भैया, इधर आओ। अनिरुद्ध संकोच में था, पर राधा की जिद के आगे हार मान ली। वो पास पहुंचा। राधा ने हंसते हुए मधुरिमा से कहा, ये मेरे भैया हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत मेहनती है, पर बात करने में कच्चे। मधुरिमा ने हल्का सा मुस्कुराया। उसने अनिरुद्ध से पूछा, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, थकते नहीं? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, थकान तो होती है, पर घर के लिए करनी पड़ती है। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो मधुरिमा को अंदर तक छू गया। ये मुलाकात एक शुरुआत थी। राधा की वजह से मधुरिमा और अनिरुद्ध की बातें बढ़ी। राधा अक्सर मधुरिमा को अपने घर बुलाती और अनिरुद्ध वहां मौजूद होता। कभी चाय बनाते वक्त, कभी आंगन में बैठे हुए, दोनों की नजरें मिलती। मधुरिमा को अनिरुद्ध की मेहनत, उसकी जिम्मेदारियां और उसकी चुप्पी में छुपा दर्द समझ आने लगा। वो गरीब था, पर उसकी मेहनत में एक शान थी जो मधुरिमा को शहर के दिखावटी लोगों से अलग लगी। अनिरुद्ध को भी मधुरिमा की सादगी और उसकी बातों की गहराई भाने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये एहसास क्या है,
पर उसे हर बार मधुरिमा से मिलने का मन करता। एक दिन फैक्ट्री में काम के दौरान अनिरुद्ध का ध्यान बंट गया। वो मशीन के पास लोहे की छड़ें उठा रहा था और मन में मधुरिमा की बातें घूम रही थी। उसकी हंसी, उसकी नजरों की गर्माहट। अचानक उसका हाथ फिसला और एक भारी लोहे की छड़ उसके पैर पर जा गिरी। दर्द से उसकी चीख निकल गई, खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। फैक्ट्री का उसका दोस्त रामू दौड़ा आया। उसने अनिरुद्ध को सहारा दिया और किसी तरह उसे घर तक छोड़ आया। मां रोने लगी, पर अनिरुद्ध चुप रहा। पैर में सूजन थी, हड्डी टूटने की आशंका थी। हकीम ने कहा कि कुछ हफ्ते आराम करना पड़ेगा। इस हादसे ने सब बदल दिया। अनिरुद्ध अब घर से बाहर नहीं निकल पाता था। मधुरिमा से उसकी मुलाकातें बंद हो गई। वो बिस्तर पर पड़ा अपनी मजबूरी को कोसता और मधुरिमा को याद करता। उधर मधुरिमा नाना के घर में रहते हुए उसे ढूंढती रही। उसने राधा से पूछा, पर राधा ससुराल जा चुकी थी। गांव में किसी को पूछने की हिम्मत नहीं थी। वो अकेले नदी किनारे नहीं जा सकती थी, क्योंकि नाना की नजरें उस पर थी। दिन बीतते गए और मधुरिमा को खबर मिली कि उसके माँ बाप उसे वापस शहर बुला रहे हैं। उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी, पर मन में एक टीस थी, अनिरुद्ध से आखिरी बार मिलने की चाह। नाना ने एक रात उसे बुलाया। आवाज सख्त थी, नजरों में चेतावनी। बोले, तू शहर की लड़की है, तेरी जिंदगी इस गांव के मजदूर से नहीं जुड़ सकती। तेरे माँ बाप ने तेरे लिए कुछ और सोचा है। मधुरिमा चुप रही, पर उसका दिल बगावत कर रहा था। उधर अनिरुद्ध अपने घर में बिस्तर पर पड़ा था, पैर में पट्टी बंधे, मशीनों की गूंज से दूर, ये बेखबर कि उसका प्यार उससे हमेशा के लिए जुदा होने वाला था। अनिरुद्ध का घर अब एक सन्नाटे से भरा आशियाना था। पैर की चोट ने उसे बिस्तर से बांध रखा था और उसकी दुनिया 4 दीवारों तक सिमट गई थी। मां दिन भर उसकी देखभाल में लगी रहती, हकीम की जड़ी बूटियां लाती, गर्म पानी से सिकाई करती और चुपचाप कोने में बैठकर आंसू बहाती। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोलता था। उसकी नजरें छत की बल्लियों पर टिकी रहती और मन मधुरिमा की यादों में डूबा रहता। वो उसकी हंसी को याद करता, उसकी नजरों की गर्माहट को, और उस पल को जब उसने उसकी आंखों में अपने लिए एक अनकहा वादा देखा था। पर अब वो सब एक धुंधली तस्वीर बनकर रह गया था, जो पास थी, फिर भी छूने से कोसों दूर। हकीम ने कहा था कि हड्डी टूटी नहीं है, बस सूजन और दर्द को जाने में वक्त लगेगा। हर बीतता दिन अनिरुद्ध को लगता कि मधुरिमा उससे और दूर जा रही है। उसे नहीं पता था कि वो सचमुच उससे जुदा होने वाली थी। उधर मधुरिमा नाना के घर में अपनी आखिरी रात बिता रही थी। उसका सामान बंध चुका था। एक छोटा सा बैग जिसमें उसकी किताबें, कुछ कपड़े और एक अधूरी चाहत थी। नाना की सख्ती और गांव की बंदिशों ने उसे चुप कर दिया था। वो अनिरुद्ध से मिलना चाहती थी, पर रास्ता नहीं सूझ रहा था। गांव में अकेले निकलना नामुमकिन था और नाना की नजरें हर वक्त उस पर टिकी रहती थी। उसने एक बार नानी से अनिरुद्ध का जिक्र छेड़ने की हिम्मत की, पर नानी ने बात को टाल दिया। बोली, जो बीत गया उसे भूल जा, शहर में तेरी जिंदगी इंतजार कर रही है। मधुरिमा का दिल बेचैन था। उसे लग रहा था कि शायद अनिरुद्ध उसे भूल गया हो, शायद वो उसकी जिंदगी में बस एक गुजरता साया थी। पर उसकी आंखों के सामने अनिरुद्ध का चेहरा बार बार उभरता, थका हुआ, मेहनती और फिर भी इतना कोमल। अगली सुबह मधुरिमा का शहर जाने का वक्त आ गया। नाना ने एक टेम्पो बुलवाया था जो उसे बस स्टैंड तक छोड़ने वाला था। मधुरिमा ने आखिरी बार गांव की गलियों को देखा, वो पगडंडियां जहां अनिरुद्ध के साथ उसकी बातें हुई थी, वो नदी किनारा जहां उसकी जिंदगी ने नया रंग देखा था। टेम्पो में बैठते वक्त उसका मन भारी था। उसे लगा कि शायद ये उसकी आखिरी मुलाकात थी, न सिर्फ अनिरुद्ध से, बल्कि उस एहसास से जो उसे जिंदा रख रहा था।
टेम्पो चल पड़ा और गांव धीरे धीरे पीछे छूटता गया। मधुरिमा की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें छुपा लिया। उसे नहीं पता था कि अनिरुद्ध अभी भी उसे याद कर रहा था। अपने बिस्तर पर पड़ा उसकी एक झलक के लिए तरस रहा था। दिन बीतते गए। अनिरुद्ध का पैर धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक हफ्ते बाद वो लाठी के सहारे चलने लायक हो गया। उसने फैक्ट्री जाना शुरू किया, पर ओवरटाइम अब नहीं कर पाता था। कमाई कम हो गई और कर्ज का बोझ फिर से सिर उठाने लगा। उसका दोस्त रामू उसे हौसला देता, कहता, अनिरुद्ध, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। पर अनिरुद्ध का मन कहीं और था। उसने रामू से मधुरिमा के बारे में पूछा। रामू ने बताया कि वो शहर वापस चली गई है। ये सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि शायद वो अभी गांव में है, कि शायद एक बार फिर मुलाकात हो जाएगी। पर अब सब खत्म सा लग रहा था। उस रात वो घर लौटा, मां से कुछ नहीं कहा और अपने कोने में बैठकर चुपचाप सिसकता रहा। मधुरिमा शहर पहुंच चुकी थी। उसकी जिंदगी फिर से वही पुरानी राह पर चल पड़ी। कॉलेज की कक्षाएं, किताबों का ढेर और घर की चारदीवारी। पर कुछ बदल गया था। वो अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक खालीपन था जो पहले कभी नहीं दिखा। दोस्त उससे हंसने बोलने की उम्मीद करते, पर वो चुप रहती। उसका मन बार बार गांव की ओर भागता, उस नदी किनारे, उस बरगद के पेड़ तले और अनिरुद्ध की मेहनत भरी जिंदगी में। उसे अनिरुद्ध की सादगी याद आती, उसकी बातों का ठहराव और वो पल जब उसने उसका हाथ थामा था। पर अब वो सब एक याद बनकर रह गया था। वो अपने कमरे में अकेले बैठती और खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती कि काश उसने अनिरुद्ध को अपने दिल की बात बता दी होती। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मधुरिमा ने अपने पिता को फोन पर बात करते सुना। वो उसकी शादी की बात कर रहे थे, किसी अमीर घराने के लड़के से जो उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद था। मधुरिमा के कानों में वो शब्द गूंज गए। उसका दिल धक से रह गया। उसने विरोध करना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब उसकी अपनी नहीं रही। वो रात अपने कमरे में बैठी रोती रही। अनिरुद्ध का चेहरा बार बार सामने आता और वो सोचती कि काश वो उसे एक बार बता पाती कि वो उससे कितना प्यार करती थी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, अनिरुद्ध, तुम मेरी जिंदगी का वो सच हो जो मैं कभी जी नहीं पाई। लिखते वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थी। उधर अनिरुद्ध ने फैक्ट्री में फिर से मेहनत शुरू कर दी। वो अपने दर्द को काम में डुबो देना चाहता था। दिन भर मशीनों के साथ जूझता और रात को थककर घर लौटता। पर हर बार जब वो नदी किनारे से गुजरता, उसकी आंखें मधुरिमा को ढूंढती। एक दिन रामू उसके पास आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। बोला, ये गांव की एक लड़की ने तेरे लिए छोड़ी थी, मुझे आज मिली। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मैं जा रही हूं, शायद हम कभी न मिले, पर तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा दिल हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मधुरिमा, अनिरुद्ध की आंखें भर आई। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और पहली बार जोर से रो पड़ा। उसे लगा कि उसने कुछ ऐसा खो दिया जो कभी उसका था ही नहीं। वो रात वो सो नहीं पाया। मधुरिमा की चिट्ठी उसके तकिए के नीचे थी और उसकी सांसों में एक अनकही कसक। अनिरुद्ध की जिंदगी अब एक बुझी हुई लौ की तरह थी। मधुरिमा की चिट्ठी उसके तकिए के नीचे दबी रहती और हर रात वो उसे निकाल कर पढ़ता। हर शब्द उसके सीने में चुभता, पर फिर भी वो उसे बार बार पढ़ता, जैसे उसमें मधुरिमा की कोई सांस बाकी हो। पैर की चोट अब ठीक हो चुकी थी और वो फैक्ट्री में पूरा वक्त दे रहा था। मशीनों की गड़गड़ाहट उसके कानों में गूंजती, पर उसका मन उस शोर को पार कर मधुरिमा की यादों में खो जाता। वो दिन भर लोहे की छड़ें ढोता, मशीनों को ठीक करता और रात को ओवरटाइम करता। कर्ज का बोझ अभी भी उस पर लदा था।
और मां की बढ़ती उम्र उसकी चिंता को और गहरा कर रही थी। पर अब उसकी मेहनत में एक खामोशी थी, जैसे वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर रहा हो, न कि जीने के लिए। गांव में उसकी जिंदगी फिर से पुराने धर्रे पर चल पड़ी थी। रामू उसका साथ देता, कभी हसीम जाग से उसे हल्का करने की कोशिश करता, पर अनिरुद्ध की आंखों में वो चमक अब नहीं थी। एक दिन रामू ने उसे टोका, यार तू ऐसे क्यों जी रहा है, जैसे सब खत्म हो गया हो। अनिरुद्ध ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ नजरें झुकाई और काम में लग गया। पर रामू की बात उसके मन में गूंजती रही। क्या सचमुच सब खत्म हो गया था? मधुरिमा चली गई थी, पर उसकी यादें तो अभी भी उसके साथ थी। उसने सोचा कि शायद उसे मधुरिमा को ढूंढना चाहिए। शायद एक बार उससे मिलकर अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। पर फिर खुद को समझाया, वो शहर की लड़की थी। उसकी जिंदगी गांव के इस मजदूर से नहीं जुड़ सकती। उधर मधुरिमा शहर में अपनी जिंदगी से जूझ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई अब उसे बोझ लगने लगी थी। हर किताब के पन्ने में उसे अनिरुद्ध की मेहनत की छाप दिखती, हर खामोशी में उसकी आवाज सुनाई देती। उसके माँ बाप उसकी शादी की तैयारियों में जुट गए थे। लड़का एक बड़े व्यापारी का बेटा था, धनवान, रुतबे वाला, और मधुरिमा के पिता के बिजनेस के लिए एकदम सही। मधुरिमा को उसकी तस्वीर दिखाई गई। चेहरा सख्त था, आंखों में गुस्सा, जो मधुरिमा को डराती थी। उसने मां से कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी। मां ने उसे समझाया, बेटी ये तेरे भले के लिए है, हमने तेरे लिए सब सोच लिया है। पर मधुरिमा का दिल चीख रहा था। वो अनिरुद्ध को भूल नहीं पा रही थी। हर रात वो अपनी डायरी में अपने मन की उथल पुथल लिखती, और हर पन्ने पर अनिरुद्ध का नाम बिखरा रहता। एक दिन मधुरिमा ने हिम्मत जुटाई। उसने अपने पिता से साफ कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मुझे अपनी जिंदगी खुद चुनने का हक है। पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाए, तू क्या समझती है अपने आप को? हमने तेरे लिए जो सोचा वो तुझे मानना पड़ेगा। मधुरिमा की आंखों में आंसू थे, पर उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूं। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा, पूछा, कौन है वो? मधुरिमा ने अनिरुद्ध का नाम लिया। पिता भड़क उठे, बोले, वो गांव का मजदूर? तूने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। मधुरिमा चुप रही, पर उसका मन बगावत कर रहा था। उस रात उसे कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी आजादी छिन गई, पर उसका इरादा और मजबूत हो गया। अनिरुद्ध को मधुरिमा की चिट्ठी मिले कई दिन बीत चुके थे। एक सुबह वो फैक्ट्री से लौट रहा था, जब उसे गांव की एक औरत मिली। वो मधुरिमा के नाना की पड़ोसन थी। उसने अनिरुद्ध को रोका और कहा, तुझे वो शहर वाली लड़की बहुत याद करती थी। उसने मुझसे कहा था कि तुझे ये बात जरूर बताओ। अनिरुद्ध का दिल धड़क उठा। उसने पूछा, वो अब कहां है? औरत ने बताया, शहर चली गई। सुना है उसकी शादी की बात चल रही है। यह सुनकर अनिरुद्ध के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पर फिर उस औरत ने एक बात और कही। उसने ये भी कहा था कि वो तुझे कभी नहीं भूलेगी। ये शब्द अनिरुद्ध के लिए एक नई आग बन गए। उसने फैसला किया, वो मधुरिमा को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनिरुद्ध ने रामू से मदद मांगी। रामू ने कहा, शहर बड़ा है भाई, उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। पर अनिरुद्ध तैयार था। उसने अपनी थोड़ी सी बचत निकाली, मां को बहाना बनाया कि वो फैक्ट्री के काम से जा रहा है, और शहर की बस पकड़ ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि मधुरिमा कहां मिलेगी, पर उसकी जिद उसे आगे बढ़ा रही थी। शहर पहुंचते ही उसे अपनी छोटी सी दुनिया का एहसास हुआ। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां और भीड़, सब कुछ उसे अजनबी लग रहा था। उसने सोचा कि शायद मधुरिमा के कॉलेज से उसका पता मिले। उसने एक ऑटो वाले से रास्ता पूछा और कॉलेज की ओर चल पड़ा। मधुरिमा उस दिन घर में कैद थी।
उसके माँ बाप उसे सख्ती से समझा रहे थे कि शादी ही उसका भविष्य है। उसका फोन छीन लिया गया था और कमरे की खिड़की पर ताला लगा दिया गया था। वो खामोशी बैठी थी, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो हारी नहीं थी। तभी बाहर से एक आवाज आई। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मधुरिमा की मां ने जाकर देखा। बाहर अनिरुद्ध खड़ा था, थका हुआ, पसीने से तर, पर नजरों में एक जलती हुई उम्मीद। मां ने उसे देखते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर अनिरुद्ध ने हाथ अड़ा दिया। उसने कहा, मुझे मधुरिमा से मिलना है, बस एक बार। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो मां को रोक गई। मधुरिमा ने अंदर से आवाज सुनी। उसका दिल जोर से धड़का। वो दरवाजे की ओर दौड़ी, पर पिता ने उसे पकड़ लिया। वो चीखी, मुझे जाने दो, वो आया है। पिता ने उसे थप्पड़ मारा और उसे कमरे में धकेल दिया। बाहर अनिरुद्ध मधुरिमा की आवाज सुन चुका था। उसने दरवाजा जोर से पीटा, पर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने उसे धक्का मारा, किसी ने गालियां दी। अनिरुद्ध लाचार था। वो चिल्लाया, मधुरिमा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पर उसकी आवाज भीड़ में दब गई। मधुरिमा अंदर रो रही थी, अपने पिता से लड़ रही थी, पर उसकी ताकत जवाब दे रही थी। अनिरुद्ध को पुलिस बुलाकर भगा दिया गया। उसे चेतावनी दी गई कि अगर वो फिर दिखा तो जेल में डाल दिया जाएगा। वो सड़क पर बैठ गया, सिर झुकाए, आंखों में आंसू लिए। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया। उधर मधुरिमा अपने कमरे में फर्श पर पड़ी थी, सिसकियां ले रही थी। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखा, अनिरुद्ध, तुम आए थे, पर मैं तुम तक नहीं पहुंच सकी। उसकी स्याही आंसुओं से भीग गई। दोनों एक दूसरे से इतने पास थे, फिर भी इतने दूर। उनकी कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां प्यार था पर तकदीर नहीं। अनिरुद्ध शहर की सड़क पर बैठा था, सिर झुकाए, आंखों में आंसू और दिल में एक टूटा हुआ सपना। मधुरिमा की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो चीख, वो पुकार, जो भीड़ और दरवाजों की दीवारों में दबकर रह गई थी। पुलिस की धमकी ने उसे हिला दिया था, पर उसका मन अभी भी उसी घर की ओर खींच रहा था जहां मधुरिमा कैद थी। वो उठा, अपने गंदे कपड़ों को झाड़ा और एक आखिरी बार उस गली की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है, पर इतना तय था कि वो हार नहीं मानेगा। मधुरिमा का प्यार उसकी ताकत था, और वो ताकत उसे वापस गांव नहीं लौटने दे रही थी। उधर मधुरिमा अपने कमरे में फर्श पर पड़ी थी, सिसकियां ले रही थी। उसकी डायरी खुली पड़ी थी और आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द आंसुओं से धुंधले हो चुके थे। अनिरुद्ध की आवाज ने उसके दिल में एक नई आग जला दी थी। वो जानती थी कि वो आया था, वो उसे लेने की हिम्मत जुटाकर इतनी दूर तक आया, पर उसके पिता की सख्ती और समाज की दीवारों ने उन्हें फिर से जुदा कर दिया था। उसने खिड़की की ओर देखा, जो अब ताले से बंद थी। बाहर की दुनिया उसे बुला रही थी, पर वो उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। उसका मन चीख रहा था। वो अनिरुद्ध के पास जाना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अनिरुद्ध ने शहर में रुकने का फैसला किया। उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, पर उसने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया। वो दिन में मजदूरी करता, निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोता, मशीनों की मरम्मत करता और रात को मधुरिमा को ढूंढने के रास्ते सोचता। उसने मधुरिमा के कॉलेज के बाहर इंतजार करना शुरू किया, उम्मीद में कि शायद वो एक दिन दिख जाए। पर दिन बीतते गए और मधुरिमा नहीं दिखी। उसे बाद में पता चला कि मधुरिमा को कॉलेज जाने की इजाजत नहीं थी। उसके माँ बाप ने उसे घर में कैद कर रखा था और उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। ये खबर अनिरुद्ध के लिए एक और झटका थी। उसे लगा कि वक्त उससे सब कुछ छीन रहा था। मधुरिमा ने अपने कमरे में एक छोटी सी साजिश रची। उसने अपनी मां को मनाने की कोशिश की,
उसने कहा कि वो शादी के लिए तैयार है, बशर्ते उसे एक बार कॉलेज जाने दिया जाए। अपनी किताबें और कुछ जरूरी कागजात लेने मां ने पहले मना किया, पर मधुरिमा की आंखों में आंसू और उसकी नरम आवाज ने उनका दिल पिघला दिया। पिता को मनाने में वक्त लगा, पर आखिरकार इजाजत मिल गई। मधुरिमा ने अपने दिल में एक उम्मीद जगा रखी थी, शायद कॉलेज के बहाने वो अनिरुद्ध से मिल पाए। उसने अपनी डायरी में एक छोटा सा नक्शा बनाया, जिसमें उसने कॉलेज के पास की गलियों को चिन्हित किया था। अगर वो अनिरुद्ध से मिलती तो उसे वहां ले जाना था, जहां कोई उन्हें न देख सके। जिस दिन मधुरिमा कॉलेज गई, अनिरुद्ध वहां मौजूद था। वो एक पेड़ की छाव में खड़ा था, थका हुआ, पर नजरें कॉलेज के गेट पर टिकी थी। जैसे ही मधुरिमा बाहर निकली, उनकी नजरें मिली। मधुरिमा के पैर थम गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अनिरुद्ध ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, पर तभी मधुरिमा के साथ आए ड्राइवर ने उसे देख लिया। उसने मधुरिमा का हाथ पकड़ा और उसे कार की ओर खींचने लगा। मधुरिमा ने विरोध किया, चीखी, मुझे जाने दो, पर ड्राइवर ने उसे जबरदस्ती कार में बिठा दिया। अनिरुद्ध दौड़ा, उसने कार का दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, पर कार तेजी से निकल गई। वो सड़क पर गिर पड़ा, घुटनों के बल, और चिल्लाया, मधुरिमा। उसकी आवाज हवा में गूंजती रह गई। मधुरिमा कार में रो रही थी। उसने ड्राइवर से कहा कि उसे छोड़ दे, पर ड्राइवर ने उसकी एक न सुनी। घर पहुंचते ही उसके पिता को सब पता चल गया। इस बार सजा और सख्त थी। मधुरिमा को कमरे में बंद कर दिया गया और उसकी शादी की तारीख तय कर दी गई, महज 1 हफ्ते बाद। मधुरिमा ने खाना छोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया। वो सिर्फ अपनी डायरी में लिखती, अनिरुद्ध के लिए, अपने प्यार के लिए और उस जिंदगी के लिए जो अब उससे छिन रही थी। उसने लिखा, अनिरुद्ध, मैं हार रही हूं, पर मेरा प्यार कभी नहीं हारेगा। अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने मधुरिमा के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, पर हर बार उसे खदेड़ दिया जाता। एक रात उसने मधुरिमा के घर की दीवार फांदने की कोशिश की। वो अंधेरे में चुपके से बगीचे में घुस गया और उस खिड़की की ओर बढ़ा जो मधुरिमा के कमरे की थी। उसने खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। मधुरिमा ने आवाज सुनी। वो चौंक कर उठी। उसने खिड़की खोली और सामने अनिरुद्ध को देखा। उसकी आंखें भर आई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम क्यों आए? तुम्हें कुछ हो जाएगा। अनिरुद्ध ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बिना कुछ नहीं चाहिए। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो मधुरिमा को हिला गई। दोनों ने फैसला किया कि वो भाग जाएंगे। मधुरिमा ने अपनी डायरी और कुछ जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला। अनिरुद्ध ने उसे खिड़की से बाहर निकाला। दोनों अंधेरे में गलियों से होते हुए शहर के बाहरी हिस्से की ओर भागे। उनका मन डर से भरा था, पर एक दूसरे का साथ उन्हें हिम्मत दे रहा था। वो एक सुनसान बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से सुबह की पहली बस पकड़ने का इरादा था। अनिरुद्ध ने मधुरिमा को गले लगाया और कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। मधुरिमा ने उसकी आंखों में देखा और उस पल में उसे लगा कि सारी दुनिया की जंजीरें टूट गई थी, पर तकदीर को कुछ और मंजूर था। मधुरिमा के पिता को रात में ही खबर लग गई। उन्होंने अपने गुंडों को भेजा। सुबह होने से पहले ही अनिरुद्ध और मधुरिमा को बस स्टैंड पर घेर लिया गया। अनिरुद्ध ने मधुरिमा को बचाने की कोशिश की। उसने गुंडों से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, पर वो अकेला था। एक के बाद एक वार उस पर पड़ता गया। मधुरिमा चीख रही थी, उसे छोड़ दो, पर उसकी आवाज दब गई। अनिरुद्ध खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। मधुरिमा को जबरदस्ती कार में बिठा लिया गया। उसने आखिरी बार अनिरुद्ध को देखा। वो अभी भी हिल रहा था, जैसे अपनी आखिरी सांस में भी उसे बुला रहा हो। मधुरिमा को घर लाया गया। उसकी शादी तय तारीख पर हो गई। उसका पति एक सख्त मिजाज का इंसान था, जो उसे सिर्फ एक गुलाम समझता था। मधुरिमा की जिंदगी
अब एक पिंजरा बन गई थी। वो हर दिन उस पल को याद करती जब अनिरुद्ध ने उसे बचाने की कोशिश की थी। उसे नहीं पता था कि अनिरुद्ध जिंदा है या नहीं। उसका मन टूट चुका था। वो हर रात अपनी डायरी में लिखती और हर शब्द अनिरुद्ध के लिए होता। उधर अनिरुद्ध बच गया था। एक राहगीर ने उसे सड़क पर पड़ा देखा और अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत नाजुक थी, पर उसका इरादा नहीं टूटा। महीनों बाद वो ठीक हुआ, पर उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। वो गांव लौट आया, पर उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। वो फैक्ट्री में काम करता, मां की देखभाल करता और हर रात नदी किनारे बैठकर मधुरिमा को याद करता। एक दिन उसे मधुरिमा की एक और चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अनिरुद्ध, मैं जी रही हूं, पर मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं है। तुम जहां भी हो, खुश रहो। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। अनिरुद्ध ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को नदी में बहा दिया और फुसफुसाया, मधुरिमा, तुम जहां भी हो, मेरी हर सांस तुम्हारे लिए है। क्या अनिरुद्ध और मधुरिमा एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या अनिरुद्ध और मधुरिमा अमीर और गरीब के बंधन को तोड़ पाएंगे? क्या गरीब को प्यार में भी गरीब रहने का हक है? ये हम बताएंगे कहानी के दूसरे भाग में। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कहानी कैसी लगी। क्या हमें दूसरा पार्ट बनाना चाहिए, ताकि हम जल्दी से इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आ सके? तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।